हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है सिविल सेवा में। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जो कि इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग है। इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग में हम लोग वाटर डिमांड और इट्स सोर्सेज के बारे में और उसके सभी फार्मूला को देखेंगे और साथ ही साथ उसमें जो भी टर्म या जो भी एनालॉजी उसमें यूज होता है उसको सही तरीके से समझेंगे और पूरा को एनालिसिस करेंगे। पूरा चैप्टर को हम देख लेंगे मात्र 20 to 25 मिनट्स में। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एनवायरमेंट इंजीनियरिंग का वाटर डिमांड एंड इट्स सोर्सेज, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि जैसे कि कोई भी रिवर है तो पहले इसका पर्पस हम देखते हैं क्या है। वाटर डिमांड एंड इट्स सोर्सेज में जो भी वाटर के डिमांड होते हैं, जो भी वाटर के डिमांड हम लोग कहाँ से ला सकते हैं बताइए। हम लोग रिवर से, यानी कि सोर्स पॉइंट आपका रिवर ही हो सकता है। सोर्स पॉइंट आपका क्या हो सकता है, रिवर हो सकता है, राइट। यानी कि मान लीजिए रिवर है, ठीक है, मान लीजिए कि रिवर है, हम लोग वहाँ पर इंटेक स्ट्रक्चर बनाते हैं। वहाँ पे हम लोग एक इंटेक स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर उस इंटेक स्ट्रक्चर से हम लोग उस मतलब सोर्स पॉइंट से हम लोग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में लेके जाते हैं WTP में। फिर WTP से हम लोग क्या करते हैं कि अपलिफ्ट करके हम लोग सर्विस रिजर्वायर में लेके जाते हैं। फिर सर्विस रिजर्वायर से हम लोग क्या करते हैं कि इसको डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में लेकर चले जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में लेकर चले जाते हैं, राइट। ओके, तो इस टाइप से हम लोग फिर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से हम लोग क्या कहाँ लेके जाएंगे बताइए। कंज्यूमर के पास जिसको पानी चाहिए वो यहाँ से अपना पानी लेके जाएगा, जिसको जो भी जिसका नीड है यहाँ से अपना फुलफिल नीड को कर लेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग वाटर का सप्लाई करते हैं। तो जो क्वालिटी ऑफ वाटर है, जो भी क्वांटिटी ऑफ वाटर है वो डिपेंड करता है, जो भी मतलब डिज़ाइन कर रहे हैं सिस्टम में हम लोग डिज़ाइन करते हैं उस पर डिपेंड करता है। रेट ऑफ वाटर कंजम्पशन पर डिपेंड करता है तुम्हारा पॉपुलेशन टू बी सर्व, जितना हमको पॉपुलेशन को सर्व करना है, जितना पॉपुलेशन को हम लोग मतलब प्रोवाइड करना है पानी, उसके लिए हम लोग पॉपुलेशन फोरकास्टिंग पहले निकालेंगे, ठीक है ना। और रेट ऑफ वाटर कंजम्पशन को हम लोग LPCD में, लीटर पर कैपिटा पर डे में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो क्वांटिटी ऑफ वाटर क्या होता है तुम्हारा, रेट ऑफ कंजम्पशन, रेट कंजम्पशन गुना पॉपुलेशन फोरकास्टिंग, यानी कि जितना पॉपुलेशन को आपको पानी देना है उसको रेट कंजम्पशन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्वांटिटी ऑफ वाटर निकल जाएगा। और पॉपुलेशन फोरकास्टिंग करने का बहुत सारा मेथड होता है, उसमें एक मैथमेटिकल मेथड आता है, फिर तुम्हारा ग्राफिकल मेथड आता है, ठीक है ना। तो मैथमेटिकल मेथड में तुम्हारा 4 मेथड है। उसमें पहला आता है तुम्हारा अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड। अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड होता क्या है भाई, तो हम मानते हैं कि P0, एज्यूम करते हैं कि P0 पॉपुलेशन है। P0 क्या है, एक चीज़ आपको पहले हम बता देते हैं कि P0 क्या होता है। हम मान लेंगे P0 जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं लास्ट नॉन पॉपुलेशन, N रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ डिकेड बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर, मतलब प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच में नंबर ऑफ डिकेड रिप्रेजेंट करेगा। मान लीजिए कि 20 साल है तो कितना डिकेड हो गया, 2 डिकेड हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग लास्ट पॉपुलेशन से कांस्टेंट रेट के साथ क्या मतलब इसका डिफिनेशन देखें अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड का, तो क्या बोलता है कि हम लोग मान के चलते हैं कि लास्ट नॉन पॉपुलेशन से कांस्टेंट रेट के साथ जो हम लोग पॉपुलेशन इंक्रीज करते हैं हर एक 10 साल पे, हर एक 10 साल पे हम लोग लास्ट नॉन पॉपुलेशन से कांस्टेंट रेट के साथ जो पॉपुलेशन इंक्रीज होता है वही तुम्हारा अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड बताता है, ठीक है ना। हम क्या बोल रहे हैं भाई कि एज्यूम करते हैं कि लास्ट नॉन पॉपुलेशन से कांस्टेंट रेट के साथ जो पॉपुलेशन इंक्रीज करता है हर एक 10 साल पे, फिर से रिपीट कर रहे हैं कि मान के चलते हैं कि लास्ट नॉन पॉपुलेशन से कांस्टेंट रेट के साथ जो हम लोग पॉपुलेशन इंक्रीज करते हैं हर एक 10 साल पे, मतलब क्या हो रहा है कि हर एक 10 साल पे कांस्टेंट रेट के साथ, मान लीजिए लास्ट नॉन पॉपुलेशन 10 लाख है तो 10 लाख से अगला 10 साल में कितना बढ़ा, एक कांस्टेंट रेट के साथ बढ़ता है। तो ऐसा पॉपुलेशन को हम लोग अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड बोलते हैं। अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकल तरीके से, dV/dt बराबर कांस्टेंट। इसका फार्मूला आप याद कर सकते हैं, Pn बराबर P0 प्लस NX बार।
इसका दूसरा मेथड आता है ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड। ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड तुम्हारा इसका क्या है, ज्योमेट्रिक इंक्रीज। ये क्या बोलता है भाई, ये बोलता है कि एज्यूम करते हैं कि परसेंटेज इंक्रीज इन मेथड पॉपुलेशन पर डिकेड कांस्टेंट। मतलब इसमें बोलता है कि पॉपुलेशन इंक्रीज करता है, एज्यूम करते हैं कि परसेंटेज इंक्रीज इन मेथड परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन पर डिकेड कांस्टेंट। मतलब हर एक डिकेड पे पॉपुलेशन कांस्टेंट होता है, यानी कि dp/dt डिवाइडेड बाई p गुणित 100 तुम्हारा कांस्टेंट बताता है। इसका एक फार्मूला है, इस फार्मूला को आप याद रख सकते हैं चाहिएगा तो, ठीक है ना। ये जो है Pn बराबर P0 × 1 + R1 डिवाइडेड बाई 100 की पावर n, ठीक है ना। R तुम्हारा है एवरेज ऑफ परसेंटेज ग्रोथ रेट पर डिकेड, ठीक है ना। और R परसेंट निकालते हैं R1 + R2 + Rn डिवाइड बाई m। इस टाइप से तुम्हारा कंप्लीट एनालिसिस हो जाता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल के अनुसार हम लोग वाटर ट्रीटमेंट रिकमेंडेशन ज्योमेट्रिक मीन मेथड या ज्योमेट्रिक मीन मेथड से हम लोग R का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। तीसरा आते हैं इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड में क्या होता है कि हम लोग एज्यूम नहीं करते हैं परसेंटेज ग्रोथ रेट कांस्टेंट, एज्यूम नहीं करते हैं। इसमें एज्यूम करते हैं हम परसेंटेज ग्रोथ रेट का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है या कांस्टेंट। कि हम लोग मानते हैं कि जो पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है या घट रहा है या कांस्टेंट है। इसके लिए एक फार्मूला है, इसको आप याद कर सकते हैं। Pn बराबर P0 + nx बार प्लस n × n + 1/2 × y बार, ठीक है ना। जहाँ y बार क्या है, एवरेज ऑफ इंक्रीमेंटल इंक्रीज इन पॉपुलेशन। और याद रखिएगा कि इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड जो है तुम्हारा पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। ये चीज़ याद रखिएगा आप। तुम्हारा फिर अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड जो हमको है क्या बोलते हैं, लोवेस्ट वैल्यू देता है तुम्हारा लास्ट नॉन पॉपुलेशन का। और ये अर्थमेटिक मेथड लार्ज सिटी के लिए सूटेबल होता है, ठीक है ना। जबकि इसका एक्सपेंशन जो होता है, स्कोप ऑफ एक्सपेंशन लिमिट होगा। लिमिट क्यों होगा भाई, कहीं जानते हैं कि हर एक साल पॉपुलेशन लगभग कांस्टेंट है और यहाँ पर ज़्यादातर ओल्ड पीपल लोग रहते हैं, तो अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड इसलिए यहाँ पर स्कोप पॉपुलेशन का लिमिट हो जाता है, लिमिट में हम लोग कवर कर लेते हैं। जबकि ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड में हमको हाईएस्ट वैल्यू ऑफ Pn देता है, तुम्हारा हाईएस्ट वैल्यू ऑफ Pn देता है, यानी n डिकेड पे जो पॉपुलेशन मिलता है। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर यंग लोग रहते हैं, तो यंग लोग रहते हैं तो जितना रेट ऑफ तुम्हारा पॉपुलेशन भी बढ़ेगा ही साथ ही साथ। तो यंग एंड डेवलपिंग सिटी के लिए तुम्हारा ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। और जो भी पॉपुलेशन हम लोग ऑब्टेन करते हैं इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, वो लाई करता है अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड और ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड से। अब देखिएगा एक मेथड और है। अगर देखिए सबसे ज़्यादा वैल्यू की बात कीजिएगा तो सबसे ज़्यादा वैल्यू आपका ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड देता है, उसके, ठीक है ना। सबसे कम देता है अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड, उसके बाद देता है इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। अब एक है तुम्हारा डिक्रीजिंग रेट ऑफ एक तुम्हारा है डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ मेथड। ये हम लोग इसमें एज्यूम करते हैं कि जो ग्रोथ रेट है वो डिक्रीज कर रहा था, डिक्रीज करता है, लेकिन जो मतलब कहने का मतलब क्या है कि dp/dt डिक्रीज करता है, मतलब पॉपुलेशन बढ़ ही रहा है लेकिन परसेंटेज वाइज डिक्रीज करता है। ये मतलब हुआ कि पॉपुलेशन तो इंक्रीज कर ही रहा है लेकिन परसेंटेज वाइज देखिएगा तो पॉपुलेशन आपका डिक्रीज ही कर रहा होता है, ठीक है ना। ठीक है, तो पॉपुलेशन एस्टिमेटेड कंजुगेटली डिकेड टू डिकेड हम लोग क्या। अब देखो दूसरा मेथड देखते हैं, ग्राफिकल मेथड। दूसरा मेथड क्या है तुम्हारा, ग्राफिकल मेथड। इसमें एक आता है सिंपल ग्राफिकल मेथड, ठीक है। सिंपल ग्राफिकल मेथड में कुछ भी नहीं करते हैं हम लोग। क्या करते हैं ना भाई कि मान लीजिए कि 5 सिटी है, ठीक है, सिटी ए, सिटी बी, सिटी सी, सिटी डी और सिटी एक्स। और इन लोग का हम लोग एक बेस्ट फिट कर्व लेते हैं। मान लीजिए कि 5 वो सिटी है ABCD, वो एक साथ चला और फिर कुछ समय के बाद क्या था कि सिटी डी आगे बढ़ गया, सिटी सी ऐसे बढ़ गया, सिटी ऐसे बढ़ गया, फिर ये बढ़ गया, कोई ऐसे हो गया। मतलब क्या दिख रहे हैं आप कि किसी का ज़्यादा ग्रोथ हो गया है, किसी का कम ग्रोथ हुआ है, समझ रहे हैं ना।
तो सिंपल ग्राफिकल में हम लोग बेस्ट फिट कर्व हम लोग ट्राई करते हैं प्लॉटर यूजिंग प्रीवियस ईयर डेटा। प्रीवियस ईयर डेटा को हम लोग देखते हुए हम लोग बेस्ट फिट कर्व हम लोग किस में ट्राई करते हैं, सिम्पल ग्राफिकल मेथड में। ये उतना लेस इंपॉर्टेंट मान सकते हैं। कंपैरेटिव स्टडी ग्राफिकल मेथड एक होता है, इसमें भी कुछ नहीं है यार। इसमें वही है कि अगर एक साथ मान लो कि 5 एडिशन है कि कोई एक समय के बाद ज़्यादा ग्रोथ कर गया, कोई कम ग्रोथ किया, तो वही सिटी में कंपैरेटिव स्टडी दिखाएगा। एक दूसरे से कंपेरिजन करके आप बता सकते हैं कि इस सिटी की ज़्यादा पॉपुलेशन है, इस सिटी का कम पॉपुलेशन है, इस सिटी का मीडियम पॉपुलेशन है, इस सिटी का तुम्हारा लेस पॉपुलेशन है, ठीक है ना। तीसरा देखते हैं लॉजिस्टिक का मेथड। इसमें क्या होता है भाई कि एक पॉपुलेशन और टाइम का हम लोग ग्राफ बनाते हैं। इसका जो ग्राफ है तुम्हारा कुछ ऐसा बताता है, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बताता है। मतलब क्या है कि जैसे पॉपुलेशन बढ़ा है, फिर क्या हुआ कि कांस्टेंट रेट के साथ पॉपुलेशन बढ़ा है, तो बढ़ा है पॉपुलेशन नहीं कांस्टेंट रेट के साथ, ठीक है ना, मतलब डिकेड बाई डिकेड। तो उसको वहाँ पर हम ज्योमेट्रिक मेथड यूज़ कर लेंगे। फिर क्या था कि थोड़ा सा फिर रैपिड हुआ, फिर डी बाई डी टी, मतलब क्या हो रहा था कि पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा था, डिकेड बाई डिकेड पॉपुलेशन बढ़ रहा था। अब एक समय ऐसा है कि कांस्टेंट हो गया, तो अर्थमेटिक मेथड यूज़ कर लेंगे। फिर पॉपुलेशन बढ़ा, फिर मैंने पॉपुलेशन बढ़ा लेकिन डिक्रीजिंग रेट के साथ बढ़ते जा रहा था, तो वहाँ पे हम लोग समझ रहे हो, वहाँ पे हम लोग एस कर्व वाला निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा ओल्ड के लिए एस कर्व यूज कर लेंगे। तो ये तुम्हारा लॉजिस्टिक कर्व मेथड था। आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं हम लोग कैलकुलेशन ऑफ पीएन, यानी कि पॉपुलेशन ऑफ एन डिकेड यूजिंग एस कर्व। एस कर्व के द्वारा हम लोग एन पॉपुलेशन कैसे निकाल सकते हैं, उसका लिए फॉर्मूला है। इसको चाहिए तो याद कर सकते हैं, नहीं तो इसका बस कुछ रट्टी याद रखिएगा, नहीं तो इसको आप इग्नोर भी कर सकते हो, उतना इम्पोर्टेंट है नहीं है। कि कभी कभी एसएससी जेईई में फॉर्मूला पूछ लिए जाते हैं कि मान लीजिए कि टाइम 0 पे पॉपुलेशन P0 है, ठीक है ना, टाइम T1 पे पॉपुलेशन P1 हो गया, टाइम T2 पे पॉपुलेशन मान लीजिए कि P2 हो गया, ठीक है। तो टी टाइम पे मान लीजिए पॉपुलेशन आपको बता रहा है PS/1 + MEN/T। एक सब एक्सपेरिमेंट से आया है, ज़्यादा दिमाग लगाने का नीड है नहीं। इसको आप ध्यान रख सकते हैं, PS बराबर, ठीक है ना, पॉपुलेशन है टेस्ट, मैंने कही हुई एस कर्व का पॉपुलेशन 2 P0 P1 P2 माइनस P1 स्क्वायर इंटू P2 प्लस P0 + P2। ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हो यार, ठीक है ना, नहीं तो इग्नोर भी कर सकते हो, उतना नीड है नहीं। और मास्टर प्लान मेथड आप जानते ही हैं कि ये सब जोनिंग मेथड कहलाता है। ये सब जनरली हम लोग मेट्रोपॉलिटिशियन सिटी में हम लोग मास्टर प्लान मेथड यूज़ कर लेते हैं। इसको हम लोग सिटी को क्या करते हैं कि जोन वाइज में बांट देते हैं, ठीक है ना। और पॉपुलेशन डेंसिटी PN कोई भी जोन के लिए हम लोग कंप्लीट करते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी जो होता है नंबर ऑफ पर्सन पर हेक्टेयर इन एनी एरिया, कोई भी एरिया में पर हेक्टेयर नंबर ऑफ पर्सन, मतलब नंबर ऑफ पर्सन क्या होता है, कोई भी हेक्टेयर, कोई भी एरिया है, मान लीजिए कि 10 हेक्टेयर का एरिया है, तो उस हेक्टेयर में मान लीजिए कि एक हेक्टेयर हम जानते हैं कि 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, तो उस हेक्टेयर में एक लिमिटेड पॉपुलेशन डेंसिटी रहेगा। तो इस टाइप से हम लोग जोनिंग करते हैं कि मान लीजिए कि ये एरिया आपका है, तो ये क्षेत्र में इंडस्ट्री रहेगा, इसमें आपका तुम्हारा फॉरेस्ट रहेगा, इसमें आपका इस इधर हाईवे जाएगा, है ना, इधर रेस्टोरेंट रहेगा, ये सब इस टाइप से हम लोग जोन वाइज बांट देते हैं। अब लोग हम देखते हैं वाटर डिमांड और वाटर ड्राफ्ट। वाटर डिमांड या वाटर ड्राफ्ट क्या होता है भाई, तो देखिए हम लोग क्या बोलते हैं कि एक साल में एक कंट्री का क्या बोल सकता है, कंट्री नहीं बोल सकता, सॉरी, कि मान लीजिए कि एक साल है, एक साल में एक कम्युनिटी का जितना नीड होता है वॉल्यूम, तो ऐसे समझिए कि ऐसे समझिए, रुको बताते हैं एक मिनट, कि मान लीजिए कि 1 ईयर में आपको एक कम्युनिटी है, एक समुदाय है, तो एक कम्युनिटी को जितना नीड होता है भाई, जितना नीड हो जाए तो आपका वाटर का, जितना वाटर ऑफ वॉल्यूम का नीड हो जाए, वही बताएगा कि वही हमको होता है, उसी को हम लोग एनुअल डिमांड बोलते हैं। कोई बोलेगा कि एनुअल डिमांड क्या है, तो क्या बोलेंगे,
कि एक साल में कोई भी कम्युनिटी को जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर की नीड होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनुअल डिमांड बोलते हैं उसको, ठीक है ना। और फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि देखिए, कोई पूछा कि आप बताइए ए डी क्या होता है, एनुअल एवरेज डेली, ए डी मतलब ए एल एनुअल एवरेज डेली डिमांड, ए डी डी, इसको हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली। तो ये क्या होता है कि एक दिन में कोई भी कम्युनिटी को जितना नीड ऑफ वॉल्यूम की नीड होती है, जितना नीड ऑफ वाटर वॉल्यूम की नीड होती है, उसी को हम लोग एनुअल एवरेज डेली डिमांड बोलते हैं। तीसरा आता है पर कैपिटा डिमांड, जिसको हम स्मॉल एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। एक दिन में एक पर्सन को जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर का नीड होता है उसको हम लोग पर कैपिटा डिमांड बोलते हैं, ठीक है ना। एक फॉर्मूला आप देख सकते हैं, अब जाहिर सी बात है यार, अब एक साल 365 दिन होता है तो एनुअल डिमांड को जब 365 से डिवाइड कर देंगे तो हमको एनुअल एवरेज डेली डिमांड निकल जाएगा। अब हम लोग एनुअल एवरेज डेली डिमांड अब एनुअल एवरेज डेली डिमांड को हम लोग एक से डिवाइड कर देंगे, है ना। मान लीजिए अगर पी पॉपुलेशन, मान लीजिए पी है, पी पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं, 1% का निकल जाएगा। मान लीजिए कि एनुअल एवरेज डेली डिमांड में पी पॉपुलेशन है, तो अगर पी पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं तो हमको 1% का निकल जाएगा। तो इस तरह से यानी कि ए डी बटे पी भी बटे 365 कर सकते हैं ना। तो इस तरह से हमको फॉर्मूला एक आता है Q बराबर पी एक्स, ठीक है ना। यहाँ पी क्या है तुम्हारा पॉपुलेशन और एक्स है तुम्हारा पर कैपिटा डिमांड, यानी कि एक आदमी का एक दिन में जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर की नीड होता है, Q बराबर पी एक्स। तो थोड़ा सा अलग अलग सोर्स देखते हैं। टाइप्स ऑफ वाटर डिमांड इंडियन स्टैंडर्ड 1172/2007 के अनुसार डोमेस्टिक वाटर डिमांड के लिए हम लोग जैसे देखिए, हम लोग ध्यान देते हैं थोड़ा सा कि जैसे कि हम लोग ध्यान दे रहे हैं कि टाइप्स ऑफ वाटर डिमांड हम लोग 1172 कोड बताता है 2007 में रिलीज़ किया गया था कि डोमेस्टिक वाटर डिमांड के लिए 50 से 60% टोटल वाटर डिमांड का 50 से 60% आपका पानी जाएगा तुम्हारा डोमेस्टिक वाटर डिमांड में, जबकि इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड में तुम्हारा 20 से 25% ऑफ टोटल वाटर डिमांड का जाएगा, ठीक है ना। जबकि इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल वाटर डिमांड के लिए हम लोग 5 से 10% हम लोग टोटल वाटर डिमांड का दे देते हैं। जबकि कोई भी पब्लिक यूज़ के लिए, जैसे कि मान लीजिए कोई जैसे कि वॉशरूम है, कोई मतलब प्राइवेट में बना हुआ है, कोई सार्वजनिक के टॉयलेट है, कोई बाहर में नल लगा है, तो उसके लिए हम लोग 5% ज़्यादा नहीं देना चाहिए, नॉट ग्रेटर देन 5% ऑफ टोटल वाटर डिमांड, ठीक है ना। जबकि लॉसेस थे, जैसे जो भी चोरी हो जाते हैं, जो भी मतलब कि मान लीजिए कि पानी चोरी हो गया या पानी लॉस कर गया, तो उसके वजह से 15 से 20% हम लोग उसको दे देते हैं। जबकि फायर डिमांड के लिए हम लोग एक LPCD दे देते हैं, ठीक है ना। क्योंकि टोटल वाटर डिमांड क्या होता है, 335 से या 270 से 335 LPCD हो ही जाता है, ठीक है ना, टोटल वाटर डिमांड। मान लीजिए कि ठीक है ना 270 मतलब लो इनकम ग्रुप के लिए 270 हो जाता है, अब हाई इनकम ग्रुप के लिए 335 लीटर LPCD तो लग ही जाएगा। तो याद रखिएगा, ये डेटा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, SSC JEE के लिए ये डेटा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि डोमेस्टिक वाटर डिमांड के 50 से 60%, इंडस्ट्रियल के लिए आप लोग 20 से 25%, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल के लिए जैसे कोई भी स्कूल है तो 5 से 10%, वाटर पब्लिक यूज के लिए नॉट 5% ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और लॉस एंड स्टेप के लिए तुम्हारा 15 से 20%, फायर डिमांड के लिए एक LPCD। अब थोड़ा आगे देखते हैं हम लोग, तो वही आगे हम लिखे हैं कि डोमेस्टिक वाटर डिमांड के लिए 135 से 200 LPCD लग जाता है, यानी कि 50 से 60%। इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड के लिए पढ़े थे 20 से 25% हो जाता है, ठीक है ना। तो ये सब तो अभी पढ़ ही लिए हम लोग। इंडस्ट्रियल कमर्शियल के लिए 5 से 10% अभी तो पढ़े ही हम लोग। पब्लिक उसके लिए 5% ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। उसी को बस LPCD में हम लोग जानते हैं कि 270 से 335 लीटर एक दिन का खर्चा हो ही जाता है वाटर पर कैपिटा डिमांड देखें तो। लॉस एंड थेफ्ट में चले जाता है 10 से 15%, है ना। फायर डिमांड के लिए एक LPCD एनफ है। अब मान लीजिए देखिए, एक बहुत इम्पोर्टेंट आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि मान लीजिए कि कहीं फायर लग गया, ठीक है, फायर लग गया कहीं आग लग गया, ठीक है ना।
कहीं फायर लग गया तो वहाँ पे हम लोग पास ही में हाइड्रेंट हम लोग स्थापित कर देते हैं। कहीं पे हम लोग हाइड्रेंट हम लोग कहाँ पे कहीं पे क्या करते हैं कि हाइड्रेंट हम लोग या स्टोरेज टैंक हम लोग वहाँ पे ऑप्शंस होता है, वहाँ पे हम लोग लगा देते हैं। मान लीजिए कि लग गया, मान लीजिए कि बर्निंग प्रॉपर्टी BP यही है तुम्हारा, बर्निंग प्रॉपर्टी का एडजेसेंट प्रॉपर्टी भी कुछ जलने लगा तो वहाँ पे जो हाइड्रेंट का जो डिस्चार्ज होता है तुम्हारा 1100 लीटर पर मिनट होता है, याद रखिएगा। जो तुम्हारा हाइड्रेंट या स्टोरेज टैंक का जो डिस्चार्ज होता है उसका जो डिस्चार्ज निकलने का स्पीड होता है 1100 लीटर पर मिनट होता है। जबकि अगर तीनों, जैसे क्या होता है ना भाई कि हाइड्रेंट में 3 गो होता है, निकलता है भाई। एक सीधे बर्निंग पॉइंट पर जाता है, ठीक है ना, जिसको फर्स्ट जेट बोलते हैं। एक एडजेसेंट प्रॉपर्टी पर जाता है, सेकंड जेट और थर्ड जेट। एक होता है जो कि उसका बगल वाला में जाता है, एडजेसेंट प्रॉपर्टी में जाता है, जो कि जलाएंगे, ठीक है ना। इसका तीनों को मिलाइएगा तो 3300 लीटर पर मिनट आ जाएगा। यानी कि प्रेशर इसमें 120 से 150 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 12 से 15 मिनट हेड ऑफ वाटर हो जाएगा। अब इसका टाइम जो है 4 से 5 घंटा लग ही जाता है। वाटर स्टैंड इन स्टोरेज टैंक इस कंजम्पशन, मतलब हम लोग जो भी स्टोरेज टैंक या हाइड्रेंट में वाटर स्टोर करते हैं वो कंप्यूटर यूजिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडियन मैनुअल के अनुसार Q बराबर 100√P से निकालने के लिए 100√P, जहाँ P क्या है पॉपुलेशन इन 1000, नहीं 1000 में पॉपुलेशन क्या है P, Q क्या है किलो लीटर फायर डिमांड बताएगा तुम्हें। अब देखो हम लोग कुछ एम्पिरिकल फार्मूला है, इसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं। किसी क्विचलिंग फार्मूला है, इसमें Q बराबर 3182√P आता है, जिसकी बोस्टन फार्मूला 5683√P आ जाता है। फिर माइनस फार्मूला 1136 इंटू P/5 + 10 आ जाता है। नेशनल बोर्ड ऑफ यूनिट राइटर के अनुसार 4637√P इंटू 1 माइनस तुम्हारा 0.01√P आ जाता है, ठीक है ना। जबकि तुम्हारा मिनिस्ट्री एंड अर्बन डेवलपमेंट के लिए जिसको GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडियन में फार्मूला 100√P अभी पूरा बताया था। और डिस्चार्ज इसमें Q फायर डिमांड हो जाता है और इसको किलो लीटर में हम लोग मापते हैं, और जहाँ पॉपुलेशन 1000 में होता है। जबकि सभी को हम लोग क्या करते हैं कि जो भी इस सब का डिस्चार्ज होता है बस GOI फार्मूला को छोड़कर सभी का जो डिस्चार्ज का इसको लीटर पर मिनट में मापते हैं, जो कि पॉपुलेशन 1000 में रहता है, ठीक है। तो ये फार्मूला आप याद रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है SSI के लिए, कभी पूछ लिए जाते हैं। अब देखो फैक्टर अफेक्टिंग पर कैपिटा डिमांड एट कोई भी कम्युनिटी है, कोई भी कम्युनिटी मतलब फैक्टर ऑफ क्या क्या इफेक्ट कर सकता है। साइज ऑफ सिटी पर डिपेंड करेगा, सिटी पर डिपेंड नहीं करेगा। सोचो अगर साइज ऑफ सिटी अगर बड़ा होगा तो जैसे बात है पर कैपिटा डिमांड भी बड़ा हो जाएगा। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कोई मान लो कोई गरीब आदमी है, कोई अमीर आदमी है, तो उसका अमीर आदमी का ज़्यादा पर कैपिटा डिमांड होना चाहिए, कोई पुअर आदमी कम होगा। यही सब है और क्या। देखिए हम लोग थोड़ा सा और कवर करते हैं, थोड़ा स्पीड अप कवर करते हैं क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो चुका है। क्वालिटी ऑफ वाटर, हम लोग क्वालिटी वाटर पर डिपेंड करेगा। जो अच्छा क्वालिटी पिएंगे तो ज़्यादा पर कैपिटा डिमांड पड़ेगा, पुअर क्वालिटी पिएंगे तो कम। सीवरेज सिस्टम देखो, सीवरेज सिस्टम में मान लो कि अगर तुम्हारा ज़्यादा लॉसेस होगा जैसे कि पर कैपिटा डिमांड, मतलब डिपेंड करेगा यार, अगर ज़्यादा प्रेजेंट है तो पर कैपिटा डिमांड कमेगा, है ना। कहने का मतलब नहीं समझे कि अगर लॉसेस है, प्रेजेंट लॉसेस को रिड्यूस करेंगे तो पर कैपिटा डिमांड कमेगा। अगर एब्सेंट है, कम है, तो पर कैपिटा डिमांड बढ़ जाएगा। उसी मीटरिंग सिस्टम डिपेंड करेगा। मीटरिंग अगर प्रेजेंट है तो लॉसेस, मीटरिंग सिस्टम में प्रेजेंट है तो लॉसेस कम होगा, पर कैपिटा डिमांड भी कम जाएगा। अगर एब्सेंट होगा तो लॉसेस ज़्यादा होगा, पर कैपिटा डिमांड भी बढ़ जाएगा। क्लाइमेट फैक्टर पर डिपेंड करेगा, इंडस्ट्रियल पर डिपेंड करेगा, है ना। इंडस्ट्रियल प्रेशर एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है तो पर कैपिटा डिमांड भी बढ़ जाएगा, लॉसेस ज़्यादा होगा, मतलब पर कैपिटा डिमांड बढ़ जाएगा। सिस्टम ऑफ सप्लाई पर डिपेंड करेगा तुम्हारा, है ना। ये इंटरमीडिएट फ्लक्चुएशन सिस्टम होता है, मतलब कि लगातार लॉसेस ज़्यादा होगा तो पर मतलब लॉसेस कम होगा। इंटरमीडिएट हुआ कि सर्टेन कुछ पीरियड के लिए हम लोग पानी निकालते हैं तो लॉसेस कम, पर कैपिटा डिमांड कम। कंटिन्यूअस सप्लाई सिस्टम है। इंटरमीडिएट में हुआ कि कभी कभी मैंने शॉर्ट अंतराल के लिए हम लोग पानी निकालते हैं, ठीक है ना। अब देखो आगे देखते हैं हम लोग, एक इम्पोर्टेंट थोड़ा कंसेप्ट भी है, अच्छा कंसेप्ट है, इसको कवर करते हैं। मान लीजिए पॉपुलेशन P है, पर कैपिटा डिमांड आपका X है,
अब एनुअल एवरेज डेली डिमांड आपका P इंटू एक्स होगा, जाहिर सी बात है। तो मैक्सिमम डेली डिमांड 1 इंटू 8 इंटू एनुअल एवरेज डेली डिमांड हो जाएगा, है कि नहीं। अब ये भी एक फार्मूला से आता है, जो कि गुडरेज फार्मूला से हम लोग ये सब जितना वैल्यू है निकाल सकते हैं हम लोग। अब आप याद रख सकते हैं कि मैक्सिमम डेली डिमांड, जो कि ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है भाई। तो ये फार्मूला ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा। एनी हाँ, एनुअल एवरेज डिमांड P इंटू एक्स, मैक्सिमम डेली डिमांड 1.8 इंटू एनुअल एवरेज डेली डिमांड होता है, क्योंकि मैक्सिमम आवरली डिमांड आपका 1.5 एनुअल आवरली डिमांड होता है, जबकि उसके इक्विवेलेंट 1.5 मैक्सिमम डेली डिमांड होता है। एक मैक्सिमम आवरली डिमांड एक और होता है 1.5 इंटू एनुअल 1. जैसे देखिए मैक्सिमम आवरली डिमांड होता है तो आपका 1.5 एनुअल आवरली डिमांड। अब एनुअल आवरली डिमांड जो है 1.8 इंटू एनुअल एवरेज डिमांड होता है, जबकि इसी को हम क्या लिख सकते हैं 2.7 एनुअल एवरेज डिमांड, यानी मैक्सिमम आवरली डिमांड को आप लिख सकते हैं 1.5 एनुअल आवरली डिमांड, उसी बराबर में 2.7 एनुअल एवरेज डेली डिमांड भी लिख सकते हैं। ये गुडरेज फार्मूला में आप था कि पीक डिमांड बटे एवरेज डिमांड हम लोग करके ये फार्मूला से हम लोग कोई भी दिन का हम निकाल सकते हैं। एक मंथ के लिए 1.8 होता है, एक मंथ के लिए 1.28 होता है, एक वीक के लिए आपको 1.48 होता है। ये सब याद रख सकते हो आप, ठीक है ना। यानी मैक्सिमम वीकली डिमांड आपका हो सकता है 1.48 एनुअल वीकली डिमांड, मैक्सिमम डेली डिमांड 1.8 एनुअल एवरेज डेली डिमांड, जबकि मैक्सिमम मंथली डिमांड निकालेंगे तो 1.28 आता है। और पीक फैक्टर एक आपका पीक फैक्टर फॉर्मूला होता है पीक डिमांड बटे एवरेज डिमांड। पीक डिमांड बटे एवरेज डिमांड के रेशियो को हम लोग पीक फैक्टर बोलते हैं। देखिए पॉपुलेशन अगर 50,000 से कम है तो पीक फैक्टर 3 लेते हैं, 50,000 से 2 लाख है तो 2.5 लेते हैं, जबकि 2 लाख से ज़्यादा है तो 2 ले लेते हैं। रूरल वाटर सप्लाई सिस्टम पीक फैक्टर हम लोग 3 ले लेते हैं। रूरल वाटर सप्लाई सिस्टम के लिए पीक फैक्टर 3 लेते हैं। पीक फैक्टर क्या होता है पीक डिमांड बटे एवरेज डिमांड, पीक डिमांड बटे एवरेज डिमांड, ठीक है ना। एक और देखते हैं थोड़ा, कोइंसिडेंट डिमांड या टोटल ड्राफ्ट ऑफ एनी कम्युनिटी, कोई कम्युनिटी का टोटल ड्राफ्ट हो एनी कम्युनिटी या इंसिडेंट डिमांड। ये क्या होता है कि ये होता है तुम्हारा कोइंसिडेंट डिमांड एंड टोटल ड्राफ्ट ऑफ एनी, कोई भी कम्युनिटी का टोटल ड्राफ्ट ऑफ कोइंसिडेंट डिमांड। कोइंसिडेंट डिमांड जो होता है तुम्हारा, याद रखिएगा, मैक्सिमम डेली डिमांड और फायर डिमांड के समेशन को हम लोग कोइंसिडेंट डिमांड बोलते हैं। कोइंसिडेंट डिमांड क्या होता है मैक्सिमम डेली डिमांड और फायर डिमांड के समेशन को तुम्हारा कोइंसिडेंट डिमांड बोलते हैं। कभी भी नहीं पढ़ सकता फायर डिमांड का यार। और देखो टोटल डिमांड ऑफ कोई भी कम्युनिटी का टोटल डिमांड क्या हो सकता है, मैक्सिमम निकालेंगे, मैक्सिमम आवरली डिमांड और कोइंसिडेंट डिमांड बोल सकते हैं। मैक्सिमम आवरली डिमांड और कोइंसिडेंट डिमांड के मैक्सिमम वैल्यू हमको बताता है, क्या देता है, टोटल ड्राफ्ट देता है यार, टोटल ड्राफ्ट का वैल्यू देगा। कोई भी कम्युनिटी का टोटल ड्राफ्ट अगर निकालना हो तो मैक्सिमम आवरली डिमांड और मैक्सिमम डेली डिमांड और प्लस फायर डिमांड के समेशन को मतलब हमको बता देगा। कोइंसिडेंट डिमांड बोल सकता है मैक्सिमम आवरली डिमांड और कोइंसिडेंट डिमांड का मैक्सिमम वैल्यू बताएगा टोटल ड्राफ्ट कोई भी कम्युनिटी का, याद रखना है बस। आगे हम लोग देखते हैं डिजाइन लाइफ ऑफ डिजाइन कैपेसिटी ऑफ वेरियस मेथड। हम लोग आगे देखते हैं डिजाइन लाइफ ऑफ डिजाइन कैपेसिटी ऑफ वेरियस यूनिट ऑफ वाटर सप्लाई सिस्टम। वाटर सप्लाई सिस्टम का अलग अलग यूनिट, जैसे कि डैम और रिजर्वायर के लिए हम लोग मतलब डिजाइन कैपेसिटी मैक्सिमम डेली डिमांड पर डिजाइन करते हैं, जो कि 50 साल के लिए करते हैं। इंटेक स्ट्रक्चर के लिए हम लोग मैक्सिमम डेली डिमांड पर करते हैं 30 सालों के लिए। कन्वेइंग पाइप एंड कैनाल के लिए मैक्सिमम डेली डिमांड पर डिजाइन करते हैं 30 सालों के लिए। पंप एंड पंपिंग पे हम लोग मैक्सिमम डेली डिमांड पर डिजाइन करते हैं 15 से 30 साल के लिए। ट्रीटमेंट के लिए मैक्सिमम डेली डिमांड पर करते हैं 15 साल के लिए। जबकि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम लोग याद रखिएगा, एक्सेप्शन है भाई, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम लोग डिजाइन करते हैं टोटल डिमांड पे, जबकि ये 30 साल के लिए, ये याद रखिएगा आप। छठा अब देखते हैं सोर्स ऑफ वाटर, ठीक है ना। सोर्स ऑफ हम लोग वाटर देखते हैं, ठीक है। एक सरफेस सोर्स एक सरफेस सोर्स होता है, एक तुम्हारा सब सरफेस सोर्स होता है, ठीक है ना। तो सरफेस सोर्स में हम लोग क्या था, मेजर सोर्स हमारा सस्पेंडेड सॉलिड आता है, ठीक है, जबकि सब सरफेस सोर्स में मेजर सोर्स तुम्हारा डिजॉल्व सॉलिड होता है, ठीक है ना। देखो सस्पेंडेड सॉलिड मेजर सोर्स सरफेस सोर्स में आ जाता है, जबकि मेजर सॉलिड सब सरफेस सोर्स में मेजर सॉलिड आ जाता है तुम्हारा डिजॉल्व सॉलिड, ठीक है ना। देखो पॉन्ड्स एंड लेक्स,
ओशियन एंड सीज, रिवर, स्ट्रीम, इम्पाउंडिंग रिजर्वायर्स, ये सब तुम्हारा क्या है, तुम्हारा सरफेस सोर्स है। कोई भी पॉन्ड हो गया, तुम्हारा रिवर हो गया, ओशियन हो गया, इम्पाउंडिंग रिवर रिजर्वायर जो मत जमा जमा रिजर्वायर, ये सब क्या होता है कि रिवर के पास हम जानते हैं कि सेल्फ क्लेंजिंग प्रॉपर्टी होता है, जिसकी वजह से इम्प्योरिटी बॉटम में बैठता नहीं है, ठीक। एंड सेम वही भी होता है, मतलब कहने सरफेस सोर्स के पास आपको सेल्फ प्योरीफिकेशन ऑफ सेल्फ क्लेंजिंग प्रॉपर्टी होता है, ठीक है ना, ये चीज़ याद रखना बस। अभी देखो सब सरफेस सोर्स में क्या होता है कि ग्राउंड सरफेस के नीचे पाया जाता है, और टाइप्स ऑफ स्ट्रेटा फाउंड होता है, जैसे कि एक्वीफर, एक्वीटार्ड, एक्वीक्लूड, एक्वीफ्यूज। एक्वीफर में क्या होता है कि पानी तो स्टोर होता है, प्लस में सफिशिएंट वाटर इसमें ट्रांसमिट हम लोग करते हैं, जैसे कि सैंड, हम लोग इसमें से मतलब सैंड निकलना शुरू करता है। एक्वीफर में क्या होता है कि पानी तो स्टोर होता है नहीं, सफिशिएंट वाटर मतलब इसमें हम लोग ट्रांसमिट कर देते हैं, जबकि एक्वीफर का एग्जाम्पल सैंड है। एक्वीटार्ड में हम लोग लेस वाटर मतलब ट्रांसमिट कर पाते हैं, जब इसका एग्जाम्पल है सिल्ट। एक्वीक्लूड में वाटर को ट्रांसमिट नहीं कर पाते हैं, एग्जाम्पल क्ले है। एक्वीफ्यूज में हम लोग ना ही स्टोर कर सकते हैं ना ही ट्रांसमिट करते हैं, जैसे कि ग्रेनाइट। अब देखते हैं थोड़ा सा हम लोग मेथड ऑफ एक्सट्रैक्टिंग ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए मेथड, इन्फिल्ट्रेशन रेट, इन्फिल्ट्रेशन वेल पढ़ लेते हैं, इन्फिल्ट्रेशन गैलरी पढ़ लेते हैं, वेल्स पढ़ लेते हैं, एक स्प्रिंग याद रखिएगा, सुनिए। जो हम लोग ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करने का मेथड होता है इन्फिल्ट्रेशन वेल, इन्फिल्ट्रेशन गैलरी, वेल्स। इन्फिल्ट्रेशन वेल जो अब इन्फिल्ट्रेशन गैलरी, वेल्स, ये तीनों आर्टिफिशियल तरीका है निकालने का पानी, ठीक है ना, जबकि स्प्रिंग जो है एक नेचुरल तरीका है। हम लोग इन्फिल्ट्रेशन वेल के थोड़ा सा स्ट्रक्चर को देखते हैं। देखिए इन्फिल्ट्रेशन वेल जो है ना, यहाँ पे एक वाल है, यहाँ पे एक वाल है, यहाँ पे हम लोग ओपनिंग प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी मान लीजिए ये रिवर है आपका, ठीक है, ये रिवर है, पानी इसमें गया है। इसमें क्या होता है कि एक वाल बनाते हैं, इम्परवियस वाल, दो साइड बनाते हैं, ऊपर में ओपनिंग रखते हैं। अब ये इसमें से पानी जो है सिप कर बॉटम से इंटर करता है। इन्फिल्ट्रेशन वेल में बॉटम से पानी इंटर करता है तुम्हारा, और रिवर के किनारे बनाया जाता है, हम जानते भी हैं यार। वो तो सुनिए, जैसे क्या होता है कि बहुत सारे इन्फिल्ट्रेशन वेल को कंबाइन कर देंगे ना, तो वही तुम्हारा बिगर वेल बन जाता है। और बिगर वेल को हम लोग जैक वेल या सम्प वेल बोलते हैं। सुनिए अब थोड़ा सा इन्फिल्ट्रेशन वेल का प्रॉपर्टी को देखते हैं आगे। देखिए इन्फिल्ट्रेशन वेल जो है एक मशीनरी या कंक्रीट स्ट्रक्चर होता है, इम्परवियस होता है दोनों साइड, वर्टिकल वेल होता है, और कंस्ट्रक्टर करते हैं रिवर के बैंक पे, और वाटर को कलेक्ट करता है, वाटर थ्रू सीपेज फ्रॉम द बॉटम से सीपेज होकर, मतलब समझ रहे हैं ना कि जो पानी है बॉटम से होकर इन्फिल्ट्रेशन वेल में जाता है, वहाँ पे ग्राउंड वाटर कलेक्ट होता है। और इसका जो यील्ड है या इसका यील्ड कैपेसिटी 1 से 6 लीटर पर सेकंड है, याद रखिएगा ये बात। यील्ड कैपेसिटी कितना होता है 1.68 टन पर सेकंड। इसमें 2-3 पॉइंट याद रखिएगा कि जो पानी है इन्फिल्ट्रेशन वेल में वो बॉटम से इंटर करता है, वर्टिकल वेल होता है, इम्परवियस होता है दोनों साइड, और यील्ड याद रख लीजिएगा 1 से 6 लीटर पर सेकंड होता है, ठीक है ना। आप देखते हैं इन्फिल्ट्रेशन गैलरी क्या होता है भाई, कि मान लीजिए इसको भी मतलब रिवर के किनारे ही बनाते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंदर रहता है। क्या होता है कि हम लोग परवियस वाल देते हैं, ये जो है तुम्हारा परवियस वाल है, और ऊपर इसमें हम लोग इम्परवियस वाल देते हैं, तो इसमें जो है पानी साइड से इंटर करता है, पानी जो है साइड से इंटर करता है, किसमें, इन्फिल्ट्रेशन गैलरी में पानी जो है इंटर साइड से करता है। और जबकि इसका हाइट जो है यहाँ ग्राउंड से वही समझ सकते हैं 3.5 मीटर नीचे थोड़ा सा करते हैं, ठीक है ना। और इसका लेंथ वाइज देखिएगा तो 1 से 2 मीटर हो जाता है इसका, और 10 से 100 मीटर इसका हम लोग लेंथ ले लेते हैं। और इसका कुछ प्रॉपर्टी याद रख सकते हैं कि इन्फिल्ट्रेशन गैलरी मशीनरी या कंक्रीट हॉरिजॉन्टल टनल होता है, और रिवर के अलॉन्ग बनाया जाता है। हॉरिजॉन्टल वेल होता है तुम्हारा, जबकि वर्टिकल वेल था इन्फिल्ट्रेशन जो वेल था इन्फिल्ट्रेशन, हाँ वही इन्फिल्ट्रेशन वेल तुम्हारा वर्टिकल था, जबकि ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल वेल है, ठीक है ना। इन्फिल्ट्रेशन गैलरी कलेक्ट ग्राउंड वाटर करता है साइड से, बस इसी को याद रखिएगा। बाकी दोनों में तो डिफरेंस सब लोग हम कर ही दिए, ठीक है ना। अब वेल देख लेते हैं भाई।
वेल जानते हैं यार, वेल और कुछ नहीं, वर्टिकल होत होता है जिससे हम लोग पानी को निकालते हैं। वेल ओपन या डग वेल या ट्यूबवेल होता है, जानते हैं। ये सब बता नीड है नहीं, पूछता नहीं है भाई ये सब। मेन वही था। आप याद रखिएगा, इन्फिल्ट्रेशन गैलरी, इन्फिल्ट्रेशन वेल, इन्फिल्ट्रेशन वेल और इन्फिल्ट्रेशन गैलरी को थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, उस पर ध्यान दीजिएगा। तो यह वीडियो आपको कंप्लीट होता है। और हमने इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग का हमने एक चैप्टर कर लिया, वाटर डिमांड एंड इट्स सोर्स। और अगले आने वाले दिनों में हम लोग इन्वायरमेंट के और भी चैप्टर को कवर करेंगे। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर था, और इसको आप ढंग से पढ़िए, ठीक है ना। तो गाइज, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।